नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट सहचर करंट अफेयर्स एन इनिशिएटिव ऑफ बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला। मैं पवन कुमार करवाऊंगा आपको आज का करंट अफेयर। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे बजट के बारे में और शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच मिनिस्ट्री वाज एलोकेटेड द हाईएस्ट बजट इन एंट्रीम बजट 2024? करेक्ट आंसर है आपके पास रक्षा मंत्रालय। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सबसे ज़्यादा बजट इस बार दिया गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने डिलीवर किया है अपना 6th बजट 1 फरवरी 2024 को। देश की दूसरी फाइनेंस मिनिस्टर बन गई हैं जिन्होंने सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा बजट पेश किए हैं। पहले नंबर पे बजट पेश करने वाले सबसे ज़्यादा जिन्होंने बजट पेश किए वो थे आपके मोरारजी देसाई। नेक्स्ट अगर आप देखते हो इस बार के बजट में, तो इस बार की स्पीच थी 58 मिनट की। इसके अलावा ये जो बजट है इसमें ये सेम है, ऑलमोस्ट प्रीवियस बजट के जैसा ही है। पेपरलेस बजट था आपका इस बार का। और ये जो आपका अपकमिंग ईयर होगा तो उसके लिए एक कंसोलिडेटेड बजट जो है वो बाद में लाया जाएगा। ये आपका एक एंटरिम बजट है जो आपके इलेक्शन से पहले वाले महीने हैं उसमें खर्चा दिखाने के लिए, इसमें पूरा काम करने के लिए चीज़ें होती हैं, तो उसी को लेकर के बजट लाया गया है। बजट के बारे में आप देखते हो तो बजट को लेकर के स्पेसिफिक कोई भी शब्द आपके संविधान में मेंशन नहीं है। बजट के स्थान पे हम लोग जो शब्द यूज़ करते हैं वो होता है आपका वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो संविधान में बजट को लेकर के आर्टिकल 112 है जो बताता है कि देश के अंदर जो वार्षिक वित्तीय खर्चे हैं उसको लेकर के क्या-क्या आपके मानदंड होने चाहिए, किस हिसाब से कौन से मिनिस्ट्री को कितना पैसा जाएगा। तो संविधान 112 इसके बारे में हमें बताता है। सबसे पहला बजट पेश किया था आपका आर के षणमुगम शेट्टी जी के द्वारा। ठीक है, नवंबर 26 1947 में ये बजट पेश किया गया था। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो 2017 से पहले रेल बजट और आम बजट को अलग अलग एक तरह से प्रेजेंट किया जाता था, पर 2017 के बाद से रेल बजट को भी आम बजट के साथ ही पेश किया जाता है। ठीक है, ये सारे फैक्ट यहाँ पे आपके बता दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे चीज़ें हिंदी में दी गई हैं आपको, ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो, सारे पॉइंट मेंशन हैं। यहाँ पे देखते हैं एंटरिम बजट 2024 के बारे में। अगर हम देखते हैं तो जो टैक्स दरें हैं उनके अंदर कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। 2023 में जो टैक्स की सारी दरें थी उसी को आगे बढ़ाया गया है। इसके अलावा बजट जो है वो राजकोषीय समेकन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, हरित विकास और रेलवे पर केंद्रित है। 2025 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 5.1% रखा गया है, इस फैक्ट को ध्यान रखना है। और फाइनेंशियल ईयर 2024 में जो राजकोषीय घाटे का लक्ष्य है उसको संशोधित करके जीडीपी का 5.8% कर दिया गया था, जो पहले 5.9% था, तो उसमें पहले से घटोतरी की गई है। 31 जनवरी 2024 तक चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों के लिए भारत का राजकोषीय घाटा 9.82 ट्रिलियन यानी कि 17.87 ट्रिलियन के वार्षिक अनुमान का 55% था। तो 55% का घाटा है देश की ट्रिलियन जो हमारी इकोनॉमी है उसके हिसाब से, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर फैक्ट हम देखते हैं तो सरकार ने 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे को 4.5% तक कम करने के लिए राजकोषीय समेकन के मार्ग पर जारी रहने का अनुमान लगाया है कि जो उनका पहले उन्होंने डिसाइड किया था वो उसी के बेस पे आगे बढ़ेंगे। और फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए पूंजीगत व्यय 11.1 लाख करोड़ रुपए सेट किया गया है। ठीक है, तो इस फैक्ट को ध्यान रखना है, ये जो नंबर है इसको ध्यान रखना है। फाइनेंशियल ईयर 2025 का कुल व्यय जो रखा गया है वो 30.80 लाख करोड़ होने की उम्मीद है। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर के 2024 के लिए कुल व्यय का संशोधित अनुमान 44.90 लाख करोड़ है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मुद्रास्फीति में कमी आई है और यह लक्ष्य दायरे में रहे हैं, यानी कि जो सरकार आरबीआई को काम देती है कि उसको मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है। और मुद्रास्फीति का जो एक तरह से स्लैब बने हुए हैं वो है आपका 2 से लेकर के 6% ±2 होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। सरकार ने डेटा दिया है कि जो मुद्रास्फीति है वो स्लैब्स के अंदर है, यानी कि लक्ष्य दायरे के अंदर ही रहे हैं। आर्थिक विकास में तेजी आई है और लोगों की औसत वास्तविक आय में 50% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे 40,000 नॉर्मल जो रेल बोगीज़ हैं उनको कन्वर्ट करने किया जाएगा वंदे भारत की ट्रेनों के अंदर। ठीक है, 40,000 डिब्बों को। इसके अलावा मेट्रो रेल और नमो भारत प्रोजेक्ट विल बी एक्सपेंडेड टू मोर सिटीज़। जैसे कि आप जानते हो नमो भारत ट्रेन जो है हमारे ट्रेन सीरीज़ के अंदर जो तीसरी ट्रेन थी उसकी शुरुआत की गई है, तो इनको और एक्सपेंड किया जाएगा दूसरे शहरों में।
3 मेजर कॉरिडोर हैं वो अनाउंस किए गए हैं, जिसमें पहला है आपका पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, एनर्जी, मिनरल और सीमेंट कॉरिडोर। इसके अलावा है आपका हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर, ठीक है? तो इनको लेकर के जो प्रोजेक्ट हैं इसको लेकर एक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। यहाँ पे एंट्री बजट 2024 में ये सारी चीज़ें हिंदी में मेंशन कर दी गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो रक्षा मंत्रालय को 6.1 लाख करोड़ के साथ सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को मिला है 2.78 लाख करोड़ और ये आया है दूसरे नंबर पे, यानी कि दूसरा सबसे बड़ा आवंटन इसी मंत्रालय को हुआ है, ठीक है? नितिन गडकरी जी का ये मंत्रालय है, इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज वोल्ट टाइफून रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज़? इसका करेक्ट आंसर है आपके पास, ये एक साइबर हैकिंग समूह है, ठीक है? और चाइना का है ये। तो चाइना का ये एक आपका साइबर हैकिंग ग्रुप है, इसको ध्यान रखना। सी इसका करेक्ट आंसर है। ये न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि यूएस गवर्नमेंट जो है उसने रिसेंटली इस ग्रुप को डिसमेंटल कर दिया है। चाइना से इसका संबंध था, यही फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। हाल ही में खबरों में रहा वोल्ट टाइफून क्या है? हैकिंग ग्रुप है, ठीक है? और 2021 से ये एक्टिव था। ये दोनों फैक्ट हो गए जो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये चीज़ें हिंदी में दे दी गई हैं, ठीक है? तो यहाँ पे तीनों मेंशन हैं चीज़ें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्टेट लॉन्च्ड द कलाइगनार स्पोर्ट्स किट स्कीम रिसेंटली? तो इस स्कीम को लॉन्च किया गया है तमिलनाडु के द्वारा, ठीक है? ये इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हो इनिशिएटिव का नेम है कलाइगनार स्पोर्ट्स किट। इसको अनाउंस किया गया है उदयनिधि स्टालिन के द्वारा, जो हैं आपके स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एंड यूथ वेलफेयर मिनिस्टर, ठीक है? तो ये जो है ये मिनिस्टर हैं ये वाले। इसका पर्पस यही है कि डिस्ट्रीब्यूट करना है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को लगभग 12,000 पंचायतों के अंदर, ठीक है? ओकेशन की अगर हम बात करें तो ओकेशन यही है कि एम करुणानिधि के जो उनका बर्थ है उसके सम्मान के लिए, उनको सम्मान देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। इसका जो कमेंसमेंट है, यानी कि इसकी शुरुआत जो होगी वो 7 फरवरी से होगी तमिलनाडु के त्रुचि से। ऑब्जेक्टिव यही है कि सपोर्ट करना है यंग एथलीट्स को देश के अंदर और उन्हें प्रमोट करना है ग्रास रूट लेवल पे, ठीक है? यहाँ पे चीज़ें हिंदी में दी गई हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु इज सेट टू इल्यूमिनेट द सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला? करेक्ट आंसर है आपके पास द्रौपदी मुर्मू। इसको जी के मुर्मू ना समझे आप। द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया जाएगा, ठीक है? फरीदाबाद के अंदर आपका ये सूरजकुंड मेला जो है 2024 का, इसको शेड्यूल किया गया है, ठीक है? तो ये सूरजकुंड मेला है, इसको शेड्यूल किया गया है 2 फरवरी को। इसको 18 फरवरी तक पूरा किया जाएगा फरीदाबाद हरियाणा के अंदर। तो ये 37वां सूरजकुंड मेला है, 2024 में होने वाला है और द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो इसको इनॉग्रेट करेंगी जा करके। इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा सूरजकुंड के अंदर, ओके? तो यहाँ पे चीज़ें दे दी गई हैं आपको हिंदी में, ये चारों पॉइंट हिंदी में मेंशन है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ है, आरबीआई हैज़ बैंड ट्रांजैक्शंस इन विच बैंक? करेक्ट आंसर है आपके पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक, बी इसका सही आंसर है। इसके अलावा यहाँ पे हम देख सकते हैं आरबीआई ने 1949 के बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 35A के तहत आपका जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है यानी कि पीपीबीएल को 29 फरवरी 2024 के बाद जमा करने के लिए, क्रेडिट लेन देन के लिए टॉपअप स्वीकार करने से प्रतिबंध कर दिया है इसके ऊपर, यानी कि इसको प्रोहिबिट कर दिया है। इसके बाद इस पर कोई भी काम नहीं कर पाएगा। आरबीआई का कदम जो है ये गैर अनुपालन और पर्यवेक्षी मुद्दों से संबंधित चिंताओं से प्रेरित था, क्योंकि कई बार इसको कुछ एक तरह से इशू देखने के लिए आ रहे थे। तो फिलहाल आरबीआई ने ये स्टेप लिया है। पेटीएम की मूल कंपनी है 197। ये 197 आपका वर्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपकमिंग एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल सकता है। 197 ये इनकी पेरेंट कंपनी है, मूल कंपनी है, ठीक है? 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के पास पेटीएम ब्रांड और पीपीबीएल दोनों का स्वामित्व है, ठीक है? यानी कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक आपका है पीपीबीएल। विजय शेखर शर्मा पेटीएम के सीईओ के रूप में कार्य करते हैं, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन डीएनए बैंक इज बीइंग बिल्ट इन विच इंस्टीट्यूट? करेक्ट आंसर है आपके पास बी, यानी कि बीएचयू। इसका मतलब हो गया आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो इसके द्वारा स्टेप लिया गया है। यहाँ पर ये इमेज लगी हुई है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, और इसी के अंदर बनाया जाएगा आपका नॉर्थ इंडिया का पहला ह्यूमन डीएनए बैंक। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ये नॉर्थ इंडिया का पहला ह्यूमन डीएनए बैंक होगा जो बनारस के अंदर स्टैब्लिश किया जाएगा, और वो भी कहाँ पे?
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जूलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर इसको स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ज्ञानेश्वर लैब है इसका नाम, जूलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर इसको स्थापित किया जाएगा, ध्यान रखना। ऑटोमेटेड डीएनए एक्सट्रैक्टर मशीन जो है उसको इंस्टॉल कर दिया गया है आपका 30 जनवरी 2024 को। तो बीएचयू ने एक तरह से अग्रणी कदम उठाया है डीएनए रिसर्च और स्टोरेज के क्षेत्र में। तो यहाँ पे ये चीज़ें दे दी गई हैं आपको हिंदी के अंदर। ठीक है, चारों पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हो। क्वेश्चन है आपके पास, हु रिसेंटली टुक द ओथ एज ए मेंबर ऑफ यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका करेक्ट आंसर है आपके पास डी, संजय वर्मा हैं, उन्होंने अभी एक सदस्य के रूप में शपथ ली है। इसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। जो ओथ है वो दिलाई है यूपीएससी के चेयरमैन डॉक्टर मनोज सोनी के द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते हो यूपीएससी में आपके 10 लोग होते हैं जो मेंबर की तरह काम करते हैं और एक चेयरमैन होता है। जो चेयरमैन होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जितने भी मेंबर होते हैं उन सभी का कार्यकाल आपका 6 साल का होता है या फिर उनकी एज 65 साल हो जाए तब तक का होता है। तो दोनों में से जो भी पहले होगा तब तक वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, हु रिसेंटली अज्यूम द रोल ऑफ चीफ हाइड्रोग्राफर। इसका करेक्ट आंसर है आपके पास ए, लोचन सिंह पठानिया को इसका चीफ बनाया गया है। एक्स्ट्रा फैक्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो, वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया ने भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में पदभार ग्रहण किया है। 1990 में भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा में कमीशन हुए थे ये। ठीक है, और ये हाइड्रोग्राफी विशेषज्ञ हैं। फ्लैग ऑफिसर के रूप में इन्होंने भारतीय नौसेना के जहाज़ों जिसमें शामिल है दर्शक और संध्याक, इसकी कमान संभाली है। इसके अलावा रॉयल नेवी जो शिप है आपका एचएमएस बुलडॉग, उस पर भी इन्होंने अपनी सर्विस दी है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, विच स्टेट इंट्रोड्यूस्ड द उंगली टेढ़ी उंगली ओरल इनिशिएटिव। तो ये जो इनिशिएट है इसकी शुरुआत की गई है तमिलनाडु के द्वारा। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। और ये एक तरह की यात्रा है जिसमें स्टालिन और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो जगह जगह जा कर के स्पेसिफिक काम करेंगे, जिसके बारे में आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन के द्वारा इस इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है। इसके अंदर ये मंथ में 24 घंटे विजिट करेंगे, ऑफिशियल्स जो हैं इनके विजिट करेंगे अलग अलग तालुका में जा कर के, और फोकस एरिया होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सर्विसेज कैसी चल रही हैं और फीडबैक कलेक्शन करने का काम ये करेंगे। जो ये प्रोग्राम है ये कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट की बात करता है और हेल्थ केयर सेंटर्स को देखता है जाकर के, पब्लिक टॉयलेट जो हैं तमिलनाडु के अंदर उनकी जानकारी करता है। इसको करने का एम यही है कि इसके थ्रू ये लोग अपनी जो ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस है उसको प्रमोट करेंगे। इसके अलावा जो लोकल कंसर्न हैं उनको तुरंत दूर करेंगे। इसके थ्रू ये अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन का जो दावा है उसको पूरा करने का अपना काम भी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास, जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव हैज़ बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट हाई कोर्ट। करेक्ट आंसर है आपके पास झारखंड। ओके, डी इसका करेक्ट आंसर है। प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ये झारखंड के चीफ जस्टिस बन गए हैं। इनके बारे में जानकारी आप यहाँ से ले सकते हो। जो प्रदीप कुमार श्रीवास्तव हैं इनको अपॉइंट किया गया है चीफ जस्टिस के तौर पे झारखंड हाई कोर्ट के अंदर। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और भी है, वो ये है कि मिस्टर चंद्रशेखर जो हैं वो अभी करंटली सर्विंग चीफ जस्टिस हैं झारखंड के अंदर, और 20 फरवरी 2023 तक वो अपना कार्य करेंगे। उनके बाद जो जगह ली जाएगी वो लेंगे प्रदीप कुमार श्रीवास्तव। ये जो अपॉइंटमेंट है ये चीफ जस्टिस की और जो स्टेट के अंदर अन्य जजेस होते हैं उन सब की आर्टिकल 217 क्लॉज 1 के तहत जो है इनका गठन किया जाता है, इनकी नियुक्ति की जाती है। झारखंड हाई कोर्ट की जो स्थापना है वो की गई थी 2000 के अंदर। देयर आर करंटली 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। तो ये आप देख सकते हो, आपको बताना है जो पहला कोर्ट था देश का उसके अंदर जो पहले जज थे उनका नाम क्या था। नेक्स्ट है हमारे पास थेनथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये 18वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन गई है तमिलनाडु की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इंडियाज पासपोर्ट क्लेम्स टू 80th ग्लोबली इन हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स, अनलॉकिंग डोर्स विद वीज़ा फ्री एक्सेस टू 62 कंट्रीज़। तो भारत की रैंक बढ़ गई है। अब भारत का जो पासपोर्ट है वो 80 नंबर पर आ गया है और भारत 62 देशों में, 62 जो भारत के लोग हैं वो 62 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ और रैंकिंग दी गई हैं वो भी आप देख सकते हो। जैसे रैंक 1 की बात करें तो फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान, सिंगापुर, स्पेन, जो इन सब की रैंकिंग एक साथ पहले नंबर पर आई है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन ये आप लोगों का होमवर्क है, लगातार तीसरे वर्ष एसीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया था। यहाँ होता है इस वीडियो का एंड, जल्दी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो और अच्छे से कमेंट करिएगा। थैंक यू।